गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे परम मित्र पवन भदौरिया जी, जो वर्तमान में सियोनिया थाना प्रभारी हैं। तो आज हम जानेंगे मेरे प्यारे छात्रों इनकी जर्नी के बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने शिखर पथ जो है हमारी सीरीज का नाम, कि किस प्रकार से ये शिखर तक पहुँचे और इस दौरान इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और वो भी ग्रामीण परिवेश में रहकर और आगे बढ़े। तो इनकी जर्नी इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार एवरीवन, जय हिंद जय भारत। जैसा कि राघवेंद्र ने बताया, हम दोनों मित्र हैं और साथ में तैयारी की है हम दोनों ने। फिजिकल में राघवेंद्र का थोड़ा गड़बड़ हुआ था, इसलिए कोचिंग में है, नहीं तो आज मेरे साथ ही सिलेक्शन होता और मेरा बैचमेट होता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है। आज जैसा कि राघवेंद्र ने पहले बताया है, मेरा नाम पवन सिंह भदौरिया है और मैं गोरमी ज़िला भिंड का रहने वाला हूँ। 12th तक की पढ़ाई मेरी गोरमी से ही हुई है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की यहाँ ग्वालियर आके ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज से साथ में तैयारी शुरू की। वर्दी का पहले से ही शौक़ था, तो NCC और स्काउट गार्ड भी किया है, इसलिए वर्दी के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है। इसलिए मैं ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी चूज करी और यहाँ मैंने कोचिंग जो पहले से जो पढ़ाई थी उसको आगे करते हुए कोचिंग जो सर थे उनसे ली और सब इंस्पेक्टर। चलो आपकी जर्नी के बारे में हम शुरुआत से बात कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, इसको लगा लो। हाँ, तो जो आपकी जो जर्नी रही है, जैसे कि आपका जन्म जो है गोरमी तहसील में हुआ है भिंड ज़िले में जी। और आप जानते हैं कि भिंड की एक अलग पहचान है, भिंड मुरैना की, लेकिन फिर भी आपने उस पहचान को हटकर जो आपने संघर्ष किया और आपकी जो स्कूलिंग जो लाइफ कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में छात्रों को बताएं। मैं गोरमी सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ और शिशु मंदिर से एवरेज छात्र रहा हूँ। पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो 12th तक मैंने गोरमी में पढ़ाई करी। उसके बाद 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो यहाँ पे ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, मैकेनिकल ब्रांच में। और छात्रों को मैं बता दूं, हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, साथ ही हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी है। उसके बाद तैयारी भी एक ही कॉलेज में करी है। इसके बाद सपना था सब इंस्पेक्टर का, तो उसी तारतम्य में लगे रहे और भगवान ने चाहा, इसलिए लगातार 4 सिलेक्शन हुए और चौथे सिलेक्शन में मुझे सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिली। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? पहली नौकरी जो है आपकी वो कौन सी लगी? मेरी सबसे पहली नौकरी वन विभाग में श्योपुर में हुआ था। उस समय मेरी ऑल MP 9वीं रैंक आई थी। यानी वन विभाग में आपने टॉप 10 किया है? हाँ, टॉप 10 में रहा मैं और 9वीं रैंक आई। उस 9 नंबर का जिसमें इंटरव्यू हुआ करता था और मुझे 8.5 नंबर दिए थे इंटरव्यू ने, जो भी देखा हो। तो मेरी 9वीं रैंक लगी और दूसरी उसके बाद मेरी कांस्टेबल में स्पेशल ब्रांच भरा था मैंने, स्पेशल ब्रांच में हुई। भोपाल में मैंने जॉइनिंग ली, ट्रेनिंग पे जा ही रहा था, तब तक सब इंस्पेक्टर का बैच आ गया। मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू से कर रहा था, उसमें थोड़ा 2 नंबर कम रह गए तो प्लाटून कमांडर भर्ती हो गया। प्लाटून कमांडर में मैंने 1.5 साल नौकरी करी। उसके बाद दोबारा से जब सब इंस्पेक्टर आई तो मैंने कंटिन्यूस दोबारा से दिया और फर्स्ट प्रेफरेंस DF जिलावल भरा और उसमें मेरे नंबर अच्छे आए, इसलिए मैं जिलावल में सेलेक्ट हो गया। ऐसी मेरी चौथी नौकरी है। तो जैसे कि आपने सर्वप्रथम जो फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम दिया, और अभी हाल ही में व्यापम का नोटिफिकेशन आ गया है कि नवंबर में फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जो भी छात्र फॉरेस्ट की तैयारी करेंगे तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? फॉरेस्ट, मुख्य रूप से फॉरेस्ट का अगर पेपर क्रैक करना है तो उसमें मैथ रहता है। उस समय मैंने दिया था तो 40 नंबर का मैथ और 30 नंबर की GS थी और भगवान की कृपा रही, मेरा मैथ ठीक था, तो 40 में से 40 नंबर थे मैथ में और बाकी GS में नंबर आ गए, इंटरव्यू मिल गए, तो सिलेक्शन हो गया था। मेन SI हो या वन विभाग हो, मेन मैथ का खेल है। अगर मैथ अच्छा है तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, अगर मैथ वीक है तो फिर थोड़ा डिले होके
लेकिन लगे रहे तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो यानी कि फॉरेस्ट के लिए बच्चों को मैथ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, अब हिंदी इंग्लिश को भी ऐड कर लिया गया है उसमें, जो पटवारी प्लस फॉरेस्ट कॉम्बो पैक चलता है अब। अच्छा। तो अब पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है उसका, लेकिन ये फिर भी ये है कि मैथ को लेकर चलना ही चलना है अपने को। हाँ, कंपटीशन अगर क्रैक करना है तो मैथ अच्छा होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो दूसरा जो एग्ज़ाम रहा आपका पुलिस का आरक्षक का, जिसमें आपको स्पेशल ब्रांच मिली है, तो आप ये बताएं उसमें आपने किस प्रकार की रणनीति अपनाई कि भैया पहली बार में स्पेशल ब्रांच, ऐसा क्या है? आरक्षक का पेपर जैसे ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों का मिला के आता था। उसमें भी अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा है और जीएस एवरेज है तो सिलेक्शन नॉर्मली 70% से ऊपर नंबर आए। मेरे 83 नंबर थे तो मुझे स्पेशल ब्रांच अब मिल गई। 70 नंबर से जो ऊपर आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। यानी कि फॉरेस्ट और जो पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ अपना, और आपने अच्छी खासी रैंक हासिल की, उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई की? बच्चों का तो ये पूछना है ही। पढ़ाई ज़्यादा इतनी आईएएस लेवल की इसमें नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कंटिन्यूस अगर लगातार शाम को अपन फ्री होके दिन भर कुछ भी करें, मस्ती करें, खेलें कूदें या कुछ भी करें, रात को 8 से अगर 12 पढ़ रहे हैं, सुबह 5 से 7-8 भी पढ़ रहे हैं, तो इतना पर्याप्त रहता है सब इंस्पेक्टर तक के लिए एग्ज़ाम के लिए, और निकल ही जाता है फिर अगर 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही मेरा था टारगेट। तो एवरेज मान लें हम 7 से 8 घंटे। हाँ, 7 से 8 घंटे में कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि सब चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर एक पढ़ाई लेवल पे अगर बने रहोगे तो दिमाग में फिर कई तरह के सवाल आते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो सब खेल कूद मस्ती मूवी सब करना है, लेकिन पढ़ाई भी एक टाइमली करना ही है उस समय, उसमें कुछ भी हो जाए। नहीं, जैसे कुछ बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं जिनके पिता किसान हैं, जैसे तुम्हारे पिता भी किसान हैं, मेरे पिता भी किसान हैं, तो अब बच्चे कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हम पिता किसान हैं और हम ग्रामीण रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो हताश हो जाते हैं। तो उन्हें आप क्या मोटिवेशन देना चाहें, क्या वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें? सिलेक्शन का पहला रूल है कि दिमाग में ये कभी नहीं आने देना है कि हम कमज़ोर हैं और हम ये कर नहीं सकते। कई हमारे साथ ऐसे लड़के थे, उनका जैसे ही कोई वैकेंसी आती थी, उनका सोच से ही वो ख़त्म हो जाते थे पहले ही दिन कि अरे अपना कहाँ से सिलेक्शन होगा। पूरे मध्य प्रदेश में 700 वैकेंसी आई हैं, उसमें अपने ग्वालियर में जैसे हज़ारों लड़के पढ़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लड़के हैं, अपना कहाँ से नंबर लगेगा। हमें और सीटों से मतलब ही नहीं है, हमें केवल देखना है, टारगेट करना है एक। 700 अगर आई हैं, 700 में से मुझे एक चाहिए, बाकी 699 कौन ले रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं केवल एक के लिए टारगेट करके पढ़ूंगा, बस हो जाएगा सिलेक्शन। वो दिमाग में अगर मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है, वही है। सही है, सही है। तो चलो, ये तो पुलिस पे और फॉरेस्ट में बात होगी अपनी। इसके बाद जो तीसरा जो एग्ज़ाम रहा आपका प्लाटून कमांडर, यानी ऐसा ही आप कुछ नंबरों से रह गए, लेकिन प्लाटून कमांडर भी 2 स्टार ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो एसएफ में चला जाता है नहीं। और अब शुरू से ही सपना था कि जिला बल में नौकरी करना है, उस हिसाब से तैयारी भी की, लेकिन जनरल की थोड़ी ऊपर चली गई लिस्ट, 2 नंबर कम रहे। इंटरव्यू में भी 6 नंबर मिले, अगर वहाँ भी 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते तो मेरा उसी समय हो जाता, तो 2 नंबर से मैं रह गया। प्लाटून कमांडर मिली मुझे, और प्लाटून कमांडर में मेरी पोस्टिंग जबलपुर रही। जबलपुर में मैं एसटीएफ में रहा। उसके बाद में साथ में जबलपुर में ही मैंने एक साइड में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी कि जिससे रेगुलर हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। उसमें कोचिंग में मैं जाता था रोज़ाना 2-3 घंटे रोज़ निकाल के, और उसके बाद जो सी जगह आई तो मुझे पता था इस बार जो चूक पहले हो गई थी अब की बार वो सुधर जाएगी, और वही हुआ। पहली बार ऑनलाइन पेपर था। ऑनलाइन पेपर में मेरे ऑन स्क्रीन 165 नंबर आए और 6 नंबर इंटरव्यू में मिल गए, तो मेरा डीएफ में सिलेक्शन हो गया। नहीं, मुझे एक वाक़या अभी भी याद है, जैसे कि मेरा मित्र है पवन, इसकी जो पोस्टिंग उस समय ग्वालियर में थी ठाटी पर, तो मैं और हमारे मित्र भरत शर्मा जी हैं, हम दोनों बाइक से जा रहे थे कुमारपुरा पर, तो चेकिंग चल रही थी भैया,
तो हमने सोचा 30 पर मित्र है हमारा, तो अब चेकिंग में कौन पकड़ने वाला है, तो हमने सामने रोक दी गाड़ी। तो चूँकि जलावल में था भाई वो 1 स्टार यानी कि, तो अब उनसे हमने कहा कि भाई हमारे मित्र हैं आपके यहीं 30 में और 2 स्टार हैं भाई और पीसी हैं। वो बोले पीसी हैं तो क्या जलावल में है क्या? तो उस दिन मुझे बड़ा एहसास हुआ कि नहीं यार, पीसी और जलावल में कितना डिफरेंस आ जाता है। नहीं डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस तो दिमाग में है, उसके दिमाग में ये भरा हुआ था। तो मैंने उससे भी कहा था, मैंने कि देखो ऐसा नहीं है, मैंने कि देखो आज पीसी है तो कल वो जलावल भी पहुंचेगा, और देखो आज वो सपना पूरा है। तो कभी कभी कुछ देखो बुजुर्ग हैं, हालांकि उनकी एज होगी लगभग 45-50 साल होगी, तो उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वो आज वाक्य आज भी वो याद है कि उन्होंने किस प्रकार से शब्द को कहा था। लेकिन आज देखो जलावल भी है और थाना प्रभारी भी है, सब कुछ संभव है जीवन में अगर आप मेहनत करते हैं उस प्रकार की। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई जो आपकी जो एसआई के लिए जर्नी रही, यानी कि आपने टारगेट शुरू से वही रखा? हाँ, मेरा फिक्स टारगेट था कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, और मेरा टारगेट ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। मैंने इंजीनियरिंग भी की मैकेनिकल से, प्राइवेट में ऑफ़र भी आई कई जगह पे, लेकिन मुझे पहले से ही था कि मुझे केवल सरकारी जॉब करना है, उसमें भी सब इंस्पेक्टर बनना है। तो ये एकाएक सब इंस्पेक्टर की जॉब नहीं मिल गई है, शुरू से ही मन में रहा है, इसीलिए इसमें तैयारी की। और नहीं तो ये जो एसआई की जो प्रेरणा मिली है कि आपको किसके माध्यम से मिली? भाई साहब के माध्यम से मिली या किसी की कारण रहा हो ना? किसी को तो देखा हो आपने कि ये एसआई है और इससे हमें प्रभावित है। ये वास्तविकता तो मैं 4th-5वीं में पढ़ता हूँगा। हाँ, तो उसी को हम जानना चाह रहे हैं। उस समय हमारे गोरमी में टीआई साहब आए थे, केडी सोनकिया जी। हाँ, बड़ा तेलका था उनका। उनकी कार्यशैली से मैं मतलब मुझे आज भी याद है, 4th-5वीं में पढ़ता था मैं, और मेरे बगल में एक स्कूल था गवर्नमेंट, उसमें उस समय पेपर होता था तो नकल का बड़ा प्रचलन था। उनका आना और उसके बाद जनता का भागना, मुझे वहाँ मतलब मुझे लगा कि हाँ ये जॉब है जो करनी चाहिए, तो वही छोटे से ही उसमें लगे हुए थे, मुझे सब इंस्पेक्टर चाहिए। यानी वही वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला। जैसे कि एक मैंने 12th फेल बुक भी देखी है, जो 12th फेल जो बुक आई है ना, जो जोरासी शर्मा जी हैं, IPS उनको लेकर है, तो वो भी इसी तरह से 12th के पेपर देने गए थे और नकल की आस में थे। लेकिन क्या हुआ, जब तक दुष्यंत कुमार नाम की, वो हालांकि नाम बदल दिया गया है, वो तो जो SDM आया थे। सोचता हूँ वो किताब तो हर बच्चे को जो 12th में हो, उसको हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए उसको। हाँ, उससे बड़ा मोटिवेशनल मिलता है 12th फेल नाम की जो बुक है। उसको तो एक कोर्स में क्या, उसको एज ए जैसे शनिवार को पहले स्कूलों में बाल सभा होती थी, उस हिसाब से उसका एक प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए हर स्कूल। जबरदस्त बुक है उसमें। बच्चे ना तो कभी डिप्रेशन में जाएंगे, ना कभी नेगेटिव सोचेंगे। चलो, तो जो एसआई के लिए जैसे हम बात करें, आपके समझ जो सिलेबस है एसआई का, तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो एसआई का सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे आपने पीसी में भी इंटरव्यू दिया और एसआई में भी इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू के लिए तैयारी हमें किस प्रकार से करना चाहिए? इंटरव्यू एक तो आप जहाँ के हैं उसके बारे में पूछते हैं कि आपका परिदृश्य क्या है, आपका ज़िला या आपका संभाग किस लिए फेमस है, और आपके परिवार के बारे में, आपका परिवार में कौन कौन है, कौन क्या करता है, आपको किससे क्या प्रेरणा मिली, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ग्रेजुएशन की है उसके बारे में। 3 चीज़ों में इंटरव्यू हो जाता है। मैंने ये भी सुना है, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि इंटरव्यू के लिए हम पहुँचे तो हमने भैया गेट खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब अंदर पहुँच के हम और बिना उनके कहने से पहले हम बैठ गए कुर्सी पर, तो इससे भी मैंने सुना कुछ फ़र्क पड़ता है नेगेटिव? देखो, ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके सामने जो शिष्टता है उसका तो पर्चा देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कपड़ों का या उसके हाव भाव का तो प्रभाव पड़ता है, कपड़े वगैरह का कोई, क्योंकि एसआई का जो पेपर हुआ, फिजिकल के जस्ट बाद, फिजिकल ख़त्म करने के 10-15 मिनट बाद इंटरव्यू कॉल, वहीं इंटरव्यू था, तो तुरंत ही इंटरव्यू बोर्ड में जाना था, तो कोई कपड़े नहीं, जो लोअर टी-शर्ट में फिजिकल करने गए थे उसी में इंटरव्यू हो गया। पसीना पसीना थे, ये भी नहीं कि बहुत अच्छा लगना चाहिए, या बस जो है जिस विषय में आपने
पढ़ाई की है उस पर कमांड होना चाहिए, अपने क्षेत्र की नॉलेज पे कमांड होना चाहिए, क्या घटनाक्रम दुनिया में चल रहा है उसके बारे में क्या विचार है तुम्हारे, इस पर कमांड होना चाहिए, बस इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। यानी पहले अपने जिले को ध्यान रखना है, फिर संभाग को, फिर मध्य प्रदेश को रहना है। और फिर जो प्रेजेंट में जो घटनाएं चल रही हैं, जो ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड है, उन पे विशेष ध्यान होना चाहिए। उसमें पूछेंगे कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो आप अपने विचार रखिए, जो भी विचार है पॉजिटिव विचार होना चाहिए, नेगेटिव विचार होना नहीं चाहिए, बस इतने ही इंटरव्यू में बस हो जाता है। चलो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन जुड़े होंगे और तो वो उनका ये पूछना होगा, उनकी तरफ से मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें चरण 3 होते हैं। अब वो कौन से चरण 3 होते हैं वो बच्चों को थोड़ा बताना है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग 12th के बाद ही कर रहे हैं तैयारी, कुछ लोग डिग्री के बाद कर रहे हैं, तो उनको पता तो होना चाहिए चरण कितने होते हैं एसआई के अंदर। एसआई में सबसे पहले परीक्षा है, लिखित परीक्षा इसको कह सकते हैं। हाँ। इसमें उसको क्वालिफाई करना है। सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद एक आपका पेपर है, उसको अगर आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद फिजिकल आता है, फिजिकल क्लियर कर लेंगे, सबसे लास्ट में इंटरव्यू। तीनों का मिला के जो स्कोर बनता है, स्कोर के हिसाब से जो मार्किंग हो जाती है, जनरल के अगर अलग, ओबीसी के अलग, एससी के अलग, एसटी के अलग, इसमें नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। यानी 3 चरण है इसमें, एक लिखित में और पहला, दूसरा फिजिकल और तीसरा एक इंटरव्यू जी। तो अब बच्चों का ही पूछना है भाई, मैं ही पूछूंगा उनकी तरफ से कि लिखित जो परीक्षा है उसमें पूर्णांक क्या रहता है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं उसके अंदर, उसको थोड़ा आप मेंशन करें। पूर्णांक जो पहला पेपर है वो हिंदी 70, इंग्लिश 30, 100 नंबर का एक पेपर होता है। यही एक पेपर है जिससे सिलेक्शन होना है। ये इतना इसी पे ध्यान देना है, जो ये 70 है उस 70 में से 65 नॉर्मल है। आप अगर 1 या 2 घंटे भी पढ़ते हैं हिंदी तो उसमें 65 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ से 25 नंबर, कितना भी कमज़ोर होगा इतने नंबर आना ही आना है। 90 नंबर लाना है। 90 नंबर इस पेपर में आ गए तो सिलेक्शन 1000% हो जाएगा। और 90 नंबर इसमें लाना, 90 क्या 95 नंबर भी लाना इसमें मुश्किल नहीं है। नहीं तो बच्चों का ही कहना है। ये एक पोर्शन है जो एसआई में सिलेक्शन दिलवाता है। उसके बाद दूसरा है जीएस, वो भी 70 नंबर की, 70 की, और मैथ लगभग 30 नंबर का, लेकिन इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। जीएस 50 का ही पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग 50 की पूछी जाए, 45 की पूछी जाए, तो यहाँ से नंबर 82, 83, 85 आसानी से आ जाते हैं। और ये जो पेपर है इस पे है सिलेक्शन वेस्ट। अगर आपके 90 से नीचे नंबर रह रहे हैं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ 90 या 90 प्लस हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। 90 से प्लस लाना है। सीधा फंडा है, केवल एक पेपर है जो एसआई में सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 90 लाएं कैसे, उसके लिए क्या रणनीति अपना? ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं लड़के हिंदी मीडियम से करते हैं। शुरुआत से हिंदी पढ़ी होती। हिंदी मीडियम वालों के लिए एसआई में सिलेक्शन लेना ना के बराबर है। कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना और एसआई में सिलेक्शन लेना एक बराबर ही है। अगर हिंदी मीडियम का कोई छात्र है तो उसको अगर बिना तैयारी के भी अगर हिंदी दिलवा दी जाए तो भी 70 में से 50 आज ला देगा बिना तैयारी के। यानी प्लस पॉइंट है अपने लिए। प्लस पॉइंट है। 50 तो वो बिना तैयारी के ला देगा। यहाँ से अपन को 65 करना है, बस 15 नंबर और एक्स्ट्रा करना है। इस 15 नंबर के लिए पढ़ना है, बस 65 यहाँ हुए और इंग्लिश में 25 हुए, सिलेक्शन 90% यही हो गया। नहीं वो तो ठीक है, आपने कहा कि भाई 50 में 70 में से 65 लाना है, ठीक है। लेकिन 65 के लिए कौन सी बुक पढ़ें या किस टीचर पे जाएं जिससे इसको आगे बढ़ा सकें? जो हिंदी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जो हिंदी की नॉर्मल, जो कोई भी बुक कोई भी ले लो, बुक में वही लिखा है, सब में वही लिखा है।
लेकिन केवल पढ़ाई का इतना वो है कि कोई भी बुक लो, अपन ने 20 रुपये वाली भी अगर बुक ली है तो उसको कंप्लीट करना है। अगर प्रतियोगिता दर्पण की एक किताब भी ले ली हमने और उसको जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं कर लेंगे, ये कि लो पूछ लो अब इसमें से कुछ भी, तब तक हमें केवल वही किताब एक पढ़नी है और अन्य किताबों का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। एक किताब कंप्लीट होगी, दूसरी किताब दूसरी अगर कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी किताब उठा लेना, तुम्हारा 80% सिलेबस से ऐसा लगेगा जैसे कंप्लीट है। लेकिन केवल एक किताब जो 20 रुपये की आती है उसको केवल कंप्लीट पूरा करना है। इस ल्यूसेंट है, नॉर्मली यहाँ लड़के जो पढ़ते हैं ल्यूसेंट से पढ़ते हैं। ल्यूसेंट में अगर एक बार आपने पूरी पढ़ ली और 10 दिन बाद उसको दोबारा अगर पढ़ने बैठोगे तो ऐसा लगेगा पूरा नया है। दोबारा एक ल्यूसेंट को अगर पूरा कर लो तो दुनिया की कोई भी मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम 80% इसी में से आएगा, क्योंकि ये तैयारी की रामायण है, ये समझ लो। यहाँ की कितनी भी मोटी किताबें ले लो, बड़ी किताबें ले लो, लेकिन पढ़ना एक किताब है। नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे तुमने हिंदी के दौरान किस शिक्षक से पढ़ाई की और किस बुक से पढ़ाई की। बच्चों तो ये चाहते हैं कि जो सिलेक्शन ले लेता है, जो शिखर पद पे पहुँच गया है, उसने क्या किया उसको फॉलो करते हैं बच्चे। ये जो पहले पेपर आते थे, जो एक पेपर बनता था, उसके लिए तो नॉर्मल कोई भी किताब यूज कर ली जाती थी। अब क्या है, आप ऑनलाइन पेपर हो गया है, इसमें लगभग 20-50 पेपर बनते हैं, 100 पेपर बनते हैं। आप ज़्यादातर उठाते हैं एक हिंदी की बुक है हेराल्ड। हाँ वही मैं कह रहा था, हम दोनों ने पढ़ी है वो हेराल्ड। हाँ हेराल्ड बुक को सजेस्ट मैं भी करता हूँ। हेराल्ड बुक अगर सही से पढ़ ली जाए, इसमें से हिंदी बाहर आ ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन उससे बाहर कोई बुक आई, मतलब कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी साहित्य वाला पोर्शन बढ़ गया तो वो इससे कवर हो जाता है। इसी से कवर होता है। यानी कि बच्चों को हेराल्डी की बुक पढ़ना चाहिए हिंदी के लिए। काफ़ी अच्छी है, सबसे अच्छी है हेराल्डी की बुक। हाँ। इसके अलावा पचौरी सर की यहाँ तो नॉर्मल सी बात है। पचौरी सर तो यहाँ ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो वहाँ तो विजिट किया ही होगा कम से कम। वहाँ तो वहीं पढ़े हैं हम तो। अब पचौरी सर का कहना था कि हम फीस नहीं मांगते, तो हमने कहा हम देते भी नहीं है। वो बात छोड़ो। नहीं, उनका ये कहना था कि हम मांगते नहीं, तो हमने सर हम पे है ही नहीं, तो दे कहाँ दो। तो नहीं, उनका उधार है और उनका उधार चुकाया जाएगा। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे हिसाब से। जितने भी सब इंस्पेक्टर 1000 थाने मध्य पुलिस के अंदर, तो मुझे लगता है यार में से अगर 600-700 जो थाने होंगे उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा ही उन्हीं के द्वारा हिंदी पढ़ाई पहुँचे होंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ऐसा नहीं है, एक अलग ही है उनके लिए जितने शब्द किए हैं उतने कम है। ये तो खैर कहते रहे, सम्मान है, सम्मानजनक है हमारे लिए तो वही है। तो हिंदी के लिए या तो पचौरी सर के पास जाएं या फिर हेराल्ड बुक का सहारा लें, यही 2 मार्ग हैं। नहीं, गुरु तो ज़रूरी है। हाँ, अपन कितना भी हेराल्ड ले लें या कुछ भी ले लें, रखे रहेंगे, पढ़े उतना पढ़ नहीं पाएंगे, उसको गुरु तो कोई ना कोई बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सेकेंडरी है हेराल्ड, तो उसको ही पढ़ें, तो उससे क्या है सब पोर्शन कवर हो जाएंगे और आप और छात्रों से आप महसूस करेंगे। और चलो तो आप इंग्लिश पर बात कर लें थोड़ा सा। इंग्लिश के लिए क्या अपनाया जाए भाई? इंग्लिश में क्या है, जो तुमने कहा ना, ये हिंदी मीडियम अपने लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन इंग्लिश का प्योरली माइनस पॉइंट हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इंग्लिश क्या है, ज़्यादातर ग्रामर आती है उसमें भी 30 नंबर में 5 नंबर अनसीन पैसेज, बाकी 25 नंबर केवल टेंस, आर्टिकल और इन्हीं के हैं सब। तो मैंने तो सोनी सर पे पढ़ाई की और मेरा टारगेट था केवल कि 25 नंबर के लगभग आ जाएं। तो उन्होंने जो नोट्स दिए थे उसी सोनी सर का इतना अच्छा पढ़ाने का वो है SI लेवल का, तो कि उनके अगर तुम 20 पेज के नोट्स भी पढ़ लोगे तो 20+ नंबर तो ही आ जाएंगे। उनका अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आज तो उनका बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन मैंने ये देखा है उनके पास एक बाइक है 45 चैम्पियन, वो आज भी है उनके पास। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि व्यक्ति जब बड़ा काम हो जाता है तो चेंजेस कर देते हैं। उस समय भी जब लोग जाते थे उनके यहाँ, सोनी सर के यहाँ, तो उस समय मुझे लग रहा है हर वेज से 10,000 रुपये आराम से भी ले लेते होंगे, आराम से हर वेज से उठाते होंगे, लेकिन तब भी चैम्पियन 45 से बड़ा लगाव है उनको यार। तो मैंने ये तो देखा है और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। और मजाक तो बहुत करते हैं वो, नहीं
हंसी मजाक को वही बात ही अलग है। मजाक मजाक में वो सब चीज़ दिमाग में डाल देते हैं, ये सबसे बहुत अच्छी जबरदस्त चीज़ है। पढ़ाते हैं सोनी सर इंग्लिश। और तो एक तो इंग्लिश के लिए कोई बुक का सहारा लिया क्या इसमें? इंग्लिश में स्पेशली कोई बुक का सहारा मैंने नहीं लिया, केवल सर पे पढ़ाई की है, उसी उन्हीं के नोट्स और उसी से हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब मैथ के लिए बताएं, क्या क्या मार्ग होना चाहिए, मैथ के लिए क्या करना चाहिए? मैथ कौन सी बुक पढ़ें या कहाँ पढ़ें? मैथ वैसे मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई मैथ की नहीं करी है, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, शुरू से मेरा मैथ अच्छा रहा। 12th के बाद भी इंजीनियरिंग करी, उसमें भी हायर एजुकेशन मैथ पढ़ा। मैथ के लिए मैंने कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, ना मैंने कोचिंग लगाई कोई। जो नॉर्मली था अपनी एक बुक ले ली थी, उसमें प्रैक्टिस लगा लेते थे। SI लेवल में कुछ ऐसा ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछते हैं, SSC लेवल का। नहीं, तो जैसे कि तुमने कहा ना फॉरेस्ट में 40 नंबर थे, पुलिस में आउट ऑफ नंबर थे, 83 नंबर बहुत हो जाते हैं उस समय जब कट ऑफ 70 जाता था, तब 64 ही गया, 64 गया था, तब 83 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हम 20 नंबर ऊपर चल रहे हैं। वो मैथ का ही चल रहा है। तो वो कारण क्या है उसका भाई? वो मैथ रीजनिंग पहले से सही अच्छा था, इसलिए मैथ रीजनिंग का ही जो स्कोर हमारा जो भी होता था वो मैथ रीजनिंग की वजह से ही होता था। तो उसके लिए कोई बुक हो, बच्चे तो चाहते हैं ना कि भाई उन्हें कुछ मार्ग मिले। मैथ की ऐसे स्पेशल कोई बुक तो मैंने करी नहीं है, अब लेकिन दोबारा जो तो 8वीं अपनी क्लास पढ़ेंगे नहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जो है वो 10वीं तक का ही आता है। हाँ। जो 10th क्लास तक का अगर मैथ सही से पढ़ा है, मेरा तो मानना ये है कि जो नए सिलेबस का जो 10th क्लास का 8th 9th 10th ये ज़रूर लगाना चाहिए लड़कों को अगर सिलेक्शन लेना है। जो अपना पाठ्य पुस्तक निगम वाला जो 8th 9th 10th है उसका MP बोर्ड वाले का 8th 9th 10th का मैथ बिल्कुल लगाना चाहिए, उस वही पूरा आता है। हाँ, आता उसके तो अलावा उसके पैटर्न के अलावा कुछ आता ही नहीं। किताब कोई सी भी ले लो, यानी कि हमने को वो बुक पढ़ना चाहिए जो हम छोड़ के आए, बस वहीं से सिलेक्शन है। यानी हमें रिवर्स गियर डाल के दोबारा से पढ़ना चाहिए। RTU का एक पेपर हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मेरे नंबर 72 थे। तो उसमें भी मैथ बहुत ज़्यादा कठिन बता रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा कठिन आया था। वो सब मैथ 10th की जो पुस्तक थी उसके उदाहरण दिए हुए थे। अच्छा सर। हाँ, तो वो मैथ कितना भी कर लें तो 10th तक का ही आएगा, जो भी आएगा। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं GK पर, क्योंकि देखो लेटेस्ट में जब से कमलनाथ सरकार आई है सत्ता में, तब से मैंने देखा है, जो क्योंकि इस लाइन में मैं बहुत समय से हूँ, MP का रेशो बढ़ गया है। चाहे आप PSC देख लें तो 40% आने लगे, और उम्मीद है कि इस बार SI में भी आएंगे, क्योंकि MP का क्रेज ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हम कभी बुंदेला वंश नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब PSC में बुंदेला वंश को शामिल कर लिया गया है, होलकर वंश को शामिल कर लिया गया है। तो मतलब ये कि प्रायिकता अपने मध्य प्रदेश को दी जा रही है। मध्य प्रदेश बढ़ाने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट सिलेक्शन लें। हाँ, क्योंकि अगर जो सिलेबस उन्होंने पहले रख रखा था SSC लेवल का, उसमें ऑल इंडिया का 100% खोल रखा था। कोई भी कहीं से भी छात्र आया, अपने यहाँ इतना एजुकेशन का स्तर नहीं है, UP से आया कहीं से आया और उसका सिलेक्शन पहले हो जाता था। तो जो एक प्लस पॉइंट अदर राजस्थान जैसे पेपर देने जाएं तो राजस्थान में राजस्थान के बारे में ज़्यादा डीपली पूछते हैं। तो MP का ज़रूर होना ही चाहिए कि इतना कि MP अगर कोई बाहर का भी अगर MP का कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है तो इसको MP के बारे में पता तो हो, इतना डीपली पढ़ ले। हाँ सही है, सही। तो ये कि मतलब GS के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? GS के लिए कोई एक बुक जिसको बच्चे पढ़ें और फॉरेस्ट भी निकालें, पुलिस भी निकालें, और PC भी निकालें, और SI भी निकालें। ये चारों निकाल लेंगे? फिर चारों के लिए तो केवल एक ल्यूसेंट है। हाँ, तो वही चाहिए, चारों के लिए बुक चाहिए। ल्यूसेंट को कंप्लीट ज़रूर कर लें। एक ऐसी जो समझ लो ये तैयारी की गीता है जो हाथ में होनी चाहिए और जो कवर पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा मंथली जो आती है, जैसे घटना चक्र है या प्रतियोगिता दर्पण है, सबसे सरल है घटना चक्र। इसके बाद केवल घटना चक्र अगर आप लगा रहे हैं और अपने पास साल भर की घटना चक्र है, कोई भी पेपर उठा लेना, उन 12 किताबों में से ही आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, कोई सा भी। इतना हाँ, इंदौर से पब्लिकेशन होता है। घटना चक्र के में जो पेपर आते हैं वो पेपर भी सभी अपने कवर हो जाते हैं। जो छोटे जैसे डेयरी फेडरेशन का पेपर या GNM वगैरह का पेपर हो रहा है, वो भी सब इसमें आ जाते हैं और पूरे लग जाते हैं। वही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड फिर से आ जाते हैं अपने SI और कांस्टेबल में।
कोई भी क्वेश्चन बाहर का वो क्वेश्चन तो वही है, तो दिमाग में जो हर महीने अगर रिपीट होता रहेगा तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी कि तो अब मैं बच्चों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हिंदी के लिए हेराल्ड बुक क्लियर है जी। हेराल्ड बुक प्लस आप चाहें तो पचौरी सर की शरण में जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश के लिए जो बुक है, तो बुक से बढ़िया सोनी सर के नोट्स पढ़ें, ये सर का मानना है, हमारे मित्र का मानना है। कोई भी पेपर हो लेकिन गुरु जरूरी है, बिना गुरु के पेपर नहीं निकाला जा सकता। और मैथ और जो जीएस वाला पोर्शन है इसके लिए पर्सनली मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पर्सनली मेहनत, और जो पेपर है उनको पेपर को पुराने पेपरों को लगाना सबसे अच्छी ट्रिक है कोई भी पेपर निकालने के लिए। यानी पुराना पेपर जरूर पुराने लगाना पेपर पिछले 10 सालों के जरूर लगाने चाहिए। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पुराने पेपर ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। नहीं सही है, पुरानी गली पता हो तभी तो आगे गली का मुआयना कर पाएंगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है। नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। चलो भाई, अंतिम रूप से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने जो 4 पेपर निकाले हैं और जो इतिहास रचा है, शिखर पद पर पहुँचे हैं, और हमें क्या इस पर कहना चाहेंगे, आप किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ना तो किसी की सुनना है। अगर कोई क्या है जो आसपास के होते हैं उनका एक वो रहता है, क्यों अभी तैयारी ही कर रहे हो। अगर तैयारी कर रहे हो तो हाँ तैयारी ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक हमारे गुरु थे प्रोफेसर साहब थे, चौहान साहब, तो उनका मुझे याद है, मैं कॉलेज के बाद आया तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तैयारी अगर कर रहे हो तो फिर तैयारी ही करना। कि उनने अपना बताया कि मैं आईएएस बनना चाहता था, मेरी तैयारी अच्छी चल रही थी, घर और हमारे रिश्तेदार और आस पड़ोस घर वाले मुझे टॉर्चर करते थे कि क्यों अभी तैयारी कर रहे हो, जब तक कहीं जॉब ले लेते तो ठीक रहता। तो उनने कहा कि मैंने प्रोफेसर की जॉब ले ली, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं प्रोफेसर ही रहा नहीं, मैं आईएएस होता। ये उनके जब उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है उस व्यक्ति का कहना था। तो अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक लास्ट नहीं हो जाए तब तक तैयारी करना है। तो इसी कारण स्टार्टिंग दौर की नौकरी ज्वाइन नहीं की गई, फॉरेस्ट की है, पुलिस की है? नहीं, मैं नौकरी ज्वाइन करता रहा लेकिन उसको डिले करता रहा, क्योंकि अगर मुझे पता था ये कहीं अगर चीज़ में फंस गया तो जो मेरा कोई सपना ये नहीं था कि मैं आईएएस बनूं या आईपीएस बनूं, ना मैंने इसके बारे में कभी सोचा। लेकिन मेरा सपना था कि मैं एसआई बनूं और वो बन गया। मेरे लिए सबसे टॉप की बात बस यही है। और इसकी फील्ड हाउस केडी सोनकिया जी? केडी सोनकिया जी, मैंने पहले ही बता दिया। और वो बहुत तेज तर्रार ऑफिसर रहे हैं और बहुत सम्माननीय है, और उन्होंने बहुत से बदलाव किए अपने समय में। आज तो रिटायरमेंट हो चुके हैं और शायद यहीं ग्वालियर में निवास है उनका। हाँ, और बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने उस समय कि हाँ ये दिखाया कि पुलिस की वर्दी क्या होती है और ताकत क्या होती है उसकी। नहीं तो कुछ ऑफिसर तो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। उन्होंने धरातल पर जाके अच्छा कार्य किया, और मैं इस बात से मैं क्या भैया पवन का मैं देखता रहता हूँ, उसी तर्ज पर लगातार प्रयास जारी है। मैं देखता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई एक्सीडेंटल नहीं मिली है सब इंस्पेक्टर, मैंने बचपन से इसी के बारे में सोचा, इसलिए मुझे सब इंस्पेक्टर मिली है और काम भी उसी प्रकार से चल रहा है। मैं देख रहा हूँ मुरैना में सबसे तेज तर्रार ऑफिसर में गिनती आती है मेरे मित्र की। इसका मैं बहुत खुशी मिलती है जब ये मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, और अच्छा लगता है कि नहीं यार ये अपना मित्र इस पद पर पहुँचा और एक अच्छा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है अच्छा काम कर रहा है। तो भैया अंतिम संदेश एक बार और दें कि भाई क्या करना चाहिए बच्चों को? हताश नहीं होना चाहिए, इस समय काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई हैं, ऐसा ही ले लो आप। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर घर से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना खर्चा घर वाले बहन नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से अगर पढ़ने आए हैं तो और चीज़ों में ना ध्यान दे के घर वालों की इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि समाज रिजल्ट मांगता है, इसलिए रिजल्ट ज़रूरी है। तो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप कितने भी इंटेलिजेंट बने रहें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कितने भी गधा हैं और आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपसे बेहतरीन कोई है नहीं। इसलिए अच्छा रिजल्ट देने के लिए मेहनत करें, रात को करें, दिन को करें, जब टाइम मिले जब करें, लेकिन अगर पढ़ने आए हैं तो मेहनत ज़रूर करें। धन्यवाद।
चलो मैं चैनल की ओर से JSM GS स्टडी पॉइंट की ओर से आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि आप यहाँ तक आए और आपने एक शिखर पद पर पहुँचे। जो आपका ड्रीम था वो आज आपका पूरा है, और बिल्कुल मैं तहे दिल से बधाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।